जैन फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी 2023 की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारी किस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए ताकि हम जो बचा हुआ समय है यानी 90 दिन का समय है, इस 90 दिन में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें ताकि हमारा एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई हो जाए। इसके लिए हमको 80% 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है कि हमको 80 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो हमारा एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस टारगेट को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं खास मुद्दे की कि हमें इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो इसके लिए सबसे पहले आती है एमपीजीके। यदि हम यहाँ पर इसके दो कैटेगरी में बांटें तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम इनके बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको 3 स्टार लगा लीजिए। अगर हम 3 स्टार लगा लेते हैं इसको तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, एक होता है एमपीजीके। पहले नंबर हम क्या करेंगे, एमपीजीके पढ़ेंगे। एमपीजीके पर आधारित हमारी जो यूनिट है, इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 के बारे में। जो हमारा क्या बताता है, एमपीजीके के बारे में बताता है, जिसमें है यूनिट हमारा 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 जो एमपीजीके है उसमें क्या है, यूनिट 1, 3 और 5। यूनिट 1, 3 और 5 इसमें से जो एमपीजीके वाला वेस्टेज है वो करीब 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे एमपीपीएससी की बहुत अच्छी खासियत है कि 25 से 30 क्वेश्चन केवल एमपीजीके से ही आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एमपीजीके पर फोकस करना है। एमपीजीके पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। जो हमारा कितने का मटेरियल है, ये हमारा मटेरियल है करीब 25 से 30 क्वेश्चन का। 25 से 30 क्वेश्चन का हमारे पास मटेरियल है। अब इसके बाद हमने क्या किया, 25 से 30 क्वेश्चन। इसके बाद हम अगर देखा जाए तो इसके बाद हम आते हैं, यूनिट हमारा आता है 10 और इसके साथ ही हमारा आता है यूनिट 9। अगर देखा जाए यूनिट 1, 3, 5, इसके बाद अगर देखा जाए तो यूनिट हमारा आता है 8 एंड 9। यूनिट 8 एंड यूनिट 9, जिसमें हम अगर देखें यूनिट 8 में क्या है, यूनिट 8 में हमारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। जो हमारा यूनिट 8 है इसमें क्या है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो हमारा 8 यूनिट है, इसमें क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। जब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें से करीब 8 या 9 या 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। जब यहाँ पर कितने 8-9 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पर 9 क्वेश्चन मान के चलें तो 9 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यूनिट 10, अगर हम यूनिट 10 की बात करें तो यूनिट 10 की अगर देखा जाए तो यूनिट 10 में अगर देखा जाए तो यूनिट 10 में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं यानी आयोग से संबंधित हुए, जैसे राष्ट्रीय और संवैधानिक और सांविधिक आयोग हैं जो, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमारे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ पर हमारे करीब 8-9 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 8-9 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें, यहाँ पर देखें तो हमने देखा यहाँ से और यहाँ से अगर 3 सेक्शन को अगर देख लिया जाए तो हमारे पास करीब 30, 10 और 10 करीब 45 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। 45 से 50 क्वेश्चन केवल हमारे इन यूनिट से ही हो जाते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एमपीजीके के बाद हमें देखना है यूनिट 8, जिसमें आता है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसके बाद आता है यूनिट 10, जिसमें क्या है, हमारे आयोग। तो आयोग में हम ये वाली बात करेंगे तो इसमें से हमारा करीब 45 से 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कितने, 45 से 50 क्वेश्चन। जो हमारे 45 से 50 क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद जो आता है यूनिट 7 जो है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है लेकिन थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार नहीं लगाए हैं। हमने यहाँ पर स्टार लगाए थे, जबकि अगर हम देखते हैं दूसरी तरफ तो हमने यहाँ पर स्टार बहुत कम लगाए हैं।
या फिर ना एल आए ही नहीं है। अब हम यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आता है हमारा यूनिट 7। जब यूनिट 7 की बात करते हैं तो हमारे क्या है, विज्ञान एवं पर्यावरण। यहाँ पर क्या है, विज्ञान एवं पर्यावरण। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं विज्ञान एवं पर्यावरण में। विज्ञान एवं पर्यावरण मतलब साइंस एंड एनवायरनमेंट। जब इसकी बात करते हैं तो हमारे पास कितने, करीब 8-9 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाते हैं। 8-9 क्वेश्चन यहाँ पर हमको सॉल्व हो जाते हैं। 8-9 क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकल के आ जाते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है विज्ञान के जो अनुप्रयोग हैं इनके बारे में देखेंगे, विज्ञान के जो मौलिक सिद्धांत हैं इनके बारे में देखेंगे, पर्यावरण के बारे में देखेंगे और देखेंगे हम जैव विविधता के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे पोषण के बारे में और इसी में ही हम देखेंगे हमारे जो रोग होते हैं इनके बारे में देखेंगे और मानव शरीर की संरचना है इसके बारे में देखेंगे और इसी में हम देखेंगे स्वास्थ्य नीति की और इसी में हम चर्चा करेंगे प्रदूषण की, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं हम इनकी चर्चा करेंगे, जो हमारा क्या है यूनिट 7। इसके साथ अगर देख लिया जाए तो हमारे पास एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है किसका, पॉलिटी का। जो पॉलिटी का क्वेश्चन रहता है, अगर इस यूनिट में से अगर देखा जाए तो इसके बाद जो यूनिट आती है हमारी पॉलिटी की यूनिट 6। तो यूनिट 6 में क्या आता है, भारत का संविधान, जो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, जो भारत का संविधान है ये आता है। तो यूनिट 6 में हम क्या करते हैं, यूनिट 6 में क्या है हमारा भारत का संविधान। भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में हमें क्या करना है, भारत के संविधान में हमें केवल जो हमारे सिलेबस में टॉपिक में दिया गया है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भारतीय शासन अधिनियम 1919 और 1935 हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो हम भारत का जो संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम भारत के संविधान में देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका और संसद, हम इनके बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। फिर हम देखेंगे इसमें न्यायपालिका के बारे में और इसमें किस प्रकार से संशोधन हो रहे हैं हमारे भारत के संविधान में। जो संशोधन हो रहे हैं हम इन संविधान के संशोधन के बारे में देखेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे न्यायालय के बारे में। तो हमारा पॉलिटी का सिलेबस यहीं पर ख़त्म हो जाता है और पॉलिटी से भी हमारे करीब यहाँ पर पॉलिटी से हमारे करीब 9-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ से हमारा बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब इसके लिए सोर्स क्या है, इसके लिए हमारे पास सोर्स है, सबका हम सोर्स बताएंगे अभी। तो अगर हम देखा जाए इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे हमारा हिस्ट्री, हमारा क्या हो जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जो हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, हम इसको अगर देखा जाए हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो जो यूनिट 2 है हम क्या करेंगे, यूनिट 2 के बारे में अगर चर्चा करते हैं यूनिट 2, तो यूनिट 2 में क्या है हमारे पास हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, इतिहास में हमको पढ़ना है यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत में हम क्या चर्चा करेंगे, आधुनिक भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है हम यहाँ से बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसके साथ ही हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। जो विश्व इतिहास है हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो यूनिट आती है, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 यानी भूगोल के बारे में। जो यूनिट नंबर 4 है भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में। जो ज्योग्राफी के बारे में, इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ना है। एक तो है भारत का ज्योग्राफी, जो भारत की भूगोल है हम इसको पढ़ेंगे, और विश्व का भूगोल है इसको भी देखेंगे। भारत का भूगोल प्लस विश्व का भूगोल, भारत प्लस विश्व, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, भारत प्लस विश्व का भूगोल। तो इससे भी हमारे करीब 9-10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 9-10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो विश्व का भूगोल है, विश्व के भूगोल में अधिकतर
जगह से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब ये फलानी जगह कौन सी जगह पर है, ये वाली जगह किस वाले महाद्वीप में है, और या फिर ऐसा आ सकता है कि जोड़ी दे सकते हैं और इनमें से मिलान कीजिए। तो हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे कितना जुगाड़ हो रही है, यहाँ पर हमारे पास जुगाड़ हो रही है करीब 45 से 50 क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा विज्ञान एवं पर्यावरण की, यहाँ पर 8-9 क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत का संविधान से हमारे करीब 9-10 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं और 9-10 क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी से हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो विश्व का ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल, इसमें हमारे जो मैपिंग पर आधारित क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आते हैं कि ये वाला महाद्वीप कहाँ पर है, ये वाला महाद्वीप के अंदर कौन कौन सा देश शामिल है, और इसमें यह भी आ सकता है कि ये वाला पहाड़ कहाँ पर है। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो करंट इशू में जो बहुत ज़्यादा टॉपिक में चर्चा में रह चुके हैं हम उनके बारे में देखेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं हम उनके बारे में देखेंगे। जैसे आज हम देखते हैं G20 समिट जो होने वाली है, तो हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे जो बहुत ही खास टॉपिक हैं जो हाल फिलहाल में करंट में मुद्दे रह चुके हैं या फिर होने वाले हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे G20 के बारे में, G20 के बारे में हम देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे जो बहुत ही खास मुद्दे हैं, जैसे हमारा क्या है खेल, हम खेल के बारे में देखेंगे। हम क्या करेंगे, जो करंट मुद्दे हैं हम इसमें खेल के बारे में पढ़ेंगे। खेल से भी हमारे करीब 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। 6-7 क्वेश्चन आए तो करीब 5-6 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन हमारे हर बार खेल से आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो करीब खेल है यानी करंट अफेयर, जो करंट अफेयर है हम करंट अफेयर में यहाँ पर भी ध्यान देंगे, जिसमें से हमारे बहुत ज़्यादा पोर्शन आ जाते हैं। और केवल खेल से ही हमारे 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। जो खेल है, खेल से यानी स्पोर्ट्स से हमारे करीब 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हमने देखा अपने MP GK का या फिर MPPSC 2023 की तैयारी के लिए। अगर देखा जाए MPPSC 2023 के लिए हमें कौन कौन से सोर्स अपनाना है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए MP GK के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा लिख लीजिए और हम क्या करेंगे, सबके लिए एक सोर्स लिख देंगे और सोर्स के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसी को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो MP GK एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है MP GK। तो MP GK के बारे में लिखिए। जैसे MP GK, इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा नोट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको साफ़ कर रहे हैं। अब साफ़ करने के बाद हम क्या करते हैं, जो बहुत ही खास बात है हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्या, MP GK के लिए हम सबसे पहले MP GK, अब चूँकि हमारे पास लगभग 90 दिन का समय है, 90 दिन का लगभग समय है। इसमें अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इतने में ही पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए MP GK के लिए हम सबसे पहले जो परीक्षा धाम बुक होती है, परीक्षा धाम या फिर मुकेश माहेश्वरी, परीक्षा धाम या मुकेश माहेश्वरी, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। दोनों ही बुक बहुत बढ़िया हैं, दोनों ही किताब बहुत बढ़िया हैं। तो MP GK के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, परीक्षा धाम या मुकेश माहेश्वरी, इनमें से कोई भी एक बुक ले लेना है। और एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पर हम समझने से ज़्यादा याद करने पर फोकस करेंगे। समझने से ज़्यादा हम यहाँ पर क्या करेंगे, याद करने पर फोकस करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा पोर्शन याद हो जाए, ना कि समझ में आ जाए उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमने जितना पोर्शन यहाँ पर याद कर लिया है हमारा क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। इसके बाद हमारा MP GK हो गया और MP GK के बाद हमारा था संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। यूनिट 8 के नाम से हमारी MP में बहुत सारी बुक आती हैं। जैसे पुणेकर की बुक आ जाती है, या फिर आप कोई भी बुक ले लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाती है, हमारे पास यूनिट 8 की एक बुक आ जाती है। जैसे हमें पता है एक पुणेकर की
या इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं आप, और उससे हमारे यूनिट 8 कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए यूनिट 10 के लिए भी हमारे पास एक बुक आती है पुणेकर की, यूनिट 10 के लिए हम क्या करेंगे, पुणेकर की ही बुक पढ़ लेंगे। पुणेकर, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, जहाँ से जो मिल रहा है हम उसको पढ़ लेंगे और उसको याद करना है। हमें क्या करना है, समझने से ज़्यादा याद करने पर फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमने इतना देखा, विज्ञान के लिए कोई भी एक बुक आ सकती है। यहाँ पर अगर देखा जाए यूनिट 7 के लिए, जो यूनिट 7 है, इसके लिए भी हमें एक पुणेकर की बुक आती है। पुणेकर या कोई भी एक प्रकाशन है, हम उसकी बुक ले सकते हैं जो यूनिट 7 के बारे में बहुत अच्छे से बताती हो। तो हमने देखा MPG के, जिसमें हमारा एक कितना कवर होता है, यूनिट 1, 3 और 5। हमारा यूनिट 1, 3 और 5 इसमें कवर हो जाता है। यूनिट 8, 10 और 7 इसके बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद हमारा जो आता है यूनिट 2 और यूनिट 4, अगर इसके बारे में चर्चा की जाए, यूनिट 2 और यूनिट 4 के बारे में क्या पढ़ा जाए, तो यहाँ पर हम अगर ध्यान देंगे तो इसमें हमारा लोड साइंस से ही बहुत सारा पोर्शन आ जाता है। अगर देखा जाए यूनिट हमारी कौन सी है, यूनिट 2 और यूनिट 4, यूनिट 2 एंड 4। जो यूनिट 2 में हमारे पास क्या है, इतिहास है, और यूनिट 4 में हमारे पास क्या है, भूगोल है। यूनिट 2 यानी भूगोल, यहाँ पर यूनिट 2 में क्या है, हमारे पास क्या है, इतिहास। और यूनिट 4 में हमारे पास क्या है, भूगोल। भूगोल में हमारे पास क्या है, भूगोल में हमारे पास है भारत एवं विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जगह के बारे में, कि कौन सी जगह कौन से महाद्वीप में है, कौन से देश के पास में है। या फिर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लो एक देश आ गया, उस देश के आजू बाजू में आसपास कितने देशों की सीमा को टच करता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये फलाना देश किस देश की सीमा को टच करता है। या फिर ऐसा आ सकता है कि ये वाला ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है, या फिर ये वाला यहाँ पर पहाड़ कहाँ पर है, या फिर ये वाली नदी कहाँ पर बहती है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको भूगोल और इतिहास को कवर करेंगे। इसके लिए दोनों के लिए हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए लूसेंट का। हम दोनों को ही लूसेंट से पढ़ लेंगे, इतिहास में हम क्या करेंगे, जो आधुनिक भारत का इतिहास है हम इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, और लूसेंट को तो एकदम बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो हमें क्या करना है, परीक्षा धाम या मुकेश मास्टरी, पुणेकर या फिर इनमें से कोई भी बुक आ सकती है जो किसी स्पेसिफिक यूनिट के बारे में चर्चा करती हो। 8, 10 और 7 हमने यहाँ पर कितना देखा, 1, 3, 5, 2, 4, यानी हमारे पास कितने 5 यूनिट, और 7 और 10। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ यहाँ पर सेक्शन और आ जाते हैं, जैसे यूनिट 6 के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट 6 के लिए हम एम लक्ष्मीकांत, तो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है हम इसको पढ़ लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी बुक पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है केवल वही टॉपिक हमको पढ़ना है। हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं हमको वही वाली टॉपिक इसमें से पढ़ना है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं हमने इनके बारे में देखा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक करंट अफेयर की बुक लाएंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, स्पोर्ट वाला पोर्शन बहुत अच्छे से याद करेंगे। और इसके साथ ही जो हमारे डेली करंट अफेयर निकलते हैं, उन डेली करंट अफेयर में से हम जो स्पोर्ट वाला पोर्शन है हम उसको अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो स्पोर्ट वाला पोर्शन है हम इसके लिए करंट अफेयर पर जाएंगे, और करंट अफेयर में हम क्या करेंगे, स्पोर्ट वाला पोर्शन बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यानी खेल, हम खेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें से हमारे कितने 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन हमारे आ ही जाते हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने देखा
इतना सारा पोर्शन हम केवल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम ये चर्चा करते हैं कि हमारे इन यूनिट में हमको पढ़ना आखिर क्या क्या है, इन यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले MPGK, अगर हम MPGK में अगर देखा जाए तो MPGK में हमारे पास कुछ बेसिक्स पोर्शन आ जाते हैं। जैसे MPGK में हमारे पास आ जाता है मध्य प्रदेश का इतिहास। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या? मध्य प्रदेश का इतिहास। अगर हम यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो यूनिट वाइज में अगर हम देखें, यूनिट 1 इसको आप लिख लेंगे, जो हमने लिखा हुआ है इसको आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद आता है क्या? जैसे यूनिट 1, अगर यूनिट 1 को देखा जाए, यूनिट 1 हमें क्या बताती है? MPGK के बारे में बताती है। MPGK में हमें क्या करना है? बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करना है। जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं क्या हैं, और इसके बाद हम देखेंगे स्थापत्य कला के बारे में। हम क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश का इतिहास। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाओं के बारे में देखेंगे, और इसके साथ ही हम देखेंगे स्थापत्य कला के बारे में। फिर हम देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं और कौन कौन सी बोलियाँ होती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि MP का इतिहास क्या है। MP का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश की कलाओं के बारे में देखेंगे। हम क्या करेंगे? मध्य प्रदेश की कला एवं स्थापत्य कला, इनके बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश का कला व स्थापत्य कला और स्थापत्य कला, हम इनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख जनजातियाँ और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, और इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे जनजातियों के बारे में, जनजातियाँ, और इसके साथ हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। जैसे हम अगर देखा जाए इतिहास में, MP के इतिहास से करीब 3 से 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में करीब 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। कला स्थापत्य कला से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। जनजातियों से करीब 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जो जनजातियों वाला पोर्शन है इसमें से करीब 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और बोलियों से भी हमारा 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जो MP की बोलियां हैं, MP में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, इसमें से भी करीब 1 और 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक त्यौहार कौन कौन से हैं, लोक संगीत कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से लोक संगीत हैं, लोक कलाएँ क्या हैं और लोक साहित्य क्या हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन से साहित्यकार हैं, इनके बारे में पूछे जाते हैं। जैसे MP के कौन से साहित्यकार की कौन सी कृति है, इनके बारे में पूछेंगे। जैसे कौन कौन से साहित्यकार हैं, और इसके साथ ही उनकी क्या क्या कृतियाँ हैं, इनके बारे में पूछेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से साहित्यकार हैं, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो साहित्यकार हैं इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, इनके बारे में देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे धार्मिक और पर्यटन स्थल के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे? धार्मिक व पर्यटन स्थल, जो पर्यटन स्थल है हम इनके बारे में देखेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें? जैसे MPG में हमको क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश का इतिहास, स्थापत्य कला और कला। इसके बाद देखेंगे कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं और कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे
साहित्यकार और उनकी कृतियों के बारे में। फिर हम देखेंगे धार्मिक व पर्यटन स्थल के बारे में, और इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। जैसे बहुत सी बिरसा मुंडा हो गया, या फिर कुछ ऐसी जनजातीय व्यक्तित्व देखेंगे, हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन से जनजातीय व्यक्तित्व हैं, तो हम इनके बारे में देखेंगे। तो हमारे क्या होता है, यूनिट 1 का सिलेबस यहाँ पर हमारे कवर हो जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में हम चर्चा करेंगे यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 में हमारे पास मध्य प्रदेश का भूगोल, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नदियां हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का भूगोल यूनिट हमारे पास क्या है, यूनिट है हमारे पास 3। यूनिट 3 में हमारे पास क्या है, एमपी का भूगोल। अगर हम एमपी के भूगोल के बारे में चर्चा करते हैं, एमपी का भूगोल, जो एमपी का भूगोल है, हम एमपी के भूगोल के बारे में बात करेंगे। तो एमपी के भूगोल में आता है जैसे एमपी में कौन कौन से वन हैं, इसके साथ ही एमपी में कौन कौन से वनोपज हैं और कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे एमपी में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। इसके साथ ही पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखेंगे। जैसे हमारे एमपी में कौन कौन से वन हैं, कौन कौन से वनोपज हैं, कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन से पर्वत हैं। इसके बाद ही हम देखेंगे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, या फिर जलवायु से संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम इनको देखेंगे। तो एमपी की जलवायु हम इसके बारे में देखेंगे। जलवायु, वनोपज, नदियाँ और पर्वत, या फिर हम एमपी के बारे में जो जानकारियाँ, भौतिक चीज़ें, हम इनके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एमपी की जलवायु से संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम इनको देखेंगे। और देखेंगे एमपी में कौन कौन से प्राकृतिक और खनिज संसाधन पाए जाते हैं। जैसे हमारे पन्ना में हीरा पाया जाता है, बालाघाट के बारे में पढ़ेंगे, कोयला कहाँ मिलता है, हम इसके बारे में देखेंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, खनिज के बारे में पढ़ेंगे, खनिज और संसाधन के बारे में। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, खनिज और संसाधन के बारे में, जो प्राकृतिक और खनिज संसाधन है इनके बारे में देखेंगे। जैसे प्राकृतिक, यहाँ पर हम देखेंगे प्राकृतिक प्लस खनिज संसाधन क्या है, प्राकृतिक प्लस खनिज संसाधन, हम इसके बारे में देखेंगे। प्राकृतिक और खनिज संसाधन, इसके बारे में देखने के बाद हम देखेंगे एमपी में परिवहन। तो परिवहन में क्या करेंगे, कौन सा परिवहन हमारे यहाँ पर, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हाईवे, यानी इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग एमपी से गुजरता है, या फिर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है, या फिर एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, या फिर ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी सीमा एमपी में सबसे ज़्यादा लंबी है। ऐसा कौन सा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी सीमा एमपी में सबसे ज़्यादा लंबी है, या फिर ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी एमपी में सबसे छोटी सीमा है, हम इनके बारे में देखेंगे। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश में परिवहन, हम इनके बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन से परिवहन है, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर एमपी की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं हैं, इनके बारे में देखेंगे। कौन कौन सी, हम परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। तो एमपी में कौन कौन सी सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं हैं, इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। फिर हम देखेंगे एमपी में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित जो उद्योग हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। कौन कौन से, कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, हम इनके बारे में हम अच्छे से देखेंगे।
कौन से? कृषि के बारे में, कृषि के बारे में, पशु के बारे में। पशु के बारे में देखने के बाद हम देखेंगे कृषि से आधारित जो उद्योग हैं हम इनसे देखेंगे। उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, हम इनको देखेंगे। कृषि आधारित उद्योग, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं यूनिट 3 में? मध्य प्रदेश का भूगोल, वन, वनोपज, नदियाँ, पर्वत आदि हम देखेंगे। फिर एमपी की जलवायु, फिर प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन के बारे में देखेंगे। एमपी में परिवहन परियोजनाओं के बारे में देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या होता है, सिंचाई एवं विद्युत परियोजना के बारे में। फिर आता है कृषि एवं पशुपालन के बारे में देखेंगे, और कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारे पास आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की संवैधानिक स्थिति है, हम इसमें देखेंगे। जो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है हम इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें 2 चीज़ें कवर करना है यूनिट 5 में। यूनिट 5 में हमको क्या करना है? मध्य प्रदेश की पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी इकोनॉमी के बारे में। एमपी का, यानी एमपी की राज्य व्यवस्था, एमपी की राज्य व्यवस्था और एमपी की अर्थव्यवस्था। एमपी की राज्य व्यवस्था प्लस एमपी की अर्थव्यवस्था। एमपी की राज्य व्यवस्था और एमपी की अर्थव्यवस्था। जैसे हम देखेंगे हमारे एमपी में कौन कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है इनके बारे में देखेंगे। जैसे राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल कितने बार यहाँ पर राज्यपाल रह चुका है, या फिर ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो महिला रह चुकी है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा एमपी में राज्यपाल रह चुका है। मतलब राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर आता है जैसे विधानसभा में, विधानसभा का स्पीकर कौन हो चुका है, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। जो एमपी का उच्च न्यायालय है, यहाँ पर हमारा एमपी का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में। इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? ग्वालियर में और इंदौर में। हम इनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का कौन सा मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, कौन सा प्रधान न्यायाधीश रह चुका है, हम इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। या फिर सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था ये है, इसके बारे में देखेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय व्यवस्था एमपी में अगर देखा जाए राज्य व्यवस्था में, जैसे राज्यपाल, यानी राज्य व्यवस्था के बारे में, जैसे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, राज्य व्यवस्था में पहला हमारा टॉपिक क्या है, जैसे संवैधानिक संस्थाएं, उनके बारे में चर्चा करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय व्यवस्था के बारे में। त्रिस्तरीय, दूसरा हमारे पास क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्लस नगरीय व्यवस्था, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय व्यवस्था यानी नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हम अगर आते हैं तो हमारा क्या होता है, हमने यूनिट 1 देखा, यूनिट 3 देखा और यूनिट 5 देखा। ये हमारा कौन सा था, यूनिट 5 था। यूनिट हमारा 5 था जिसमें मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगली यूनिट आती है, हमारी अगली यूनिट आती है कौन सी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आयोग वाली, यानी यूनिट 10। यूनिट 10 को हम बहुत अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पर हमें समझने से ज़्यादा फैक्ट पर काम करना है। यहाँ पर हमको समझने से ज़्यादा फैक्ट पर काम करना है। तो लिखेंगे यूनिट 10। यूनिट 10 में हम क्या करेंगे, जो आयोग हैं
आयोग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम इनको देखेंगे। हमारे पास कौन कौन से आयोग हैं, जैसे हम देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग, हम इनके बारे में प्रावधान देखेंगे। निर्वाचन आयोग के बाद जो मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसके लिए हम देखेंगे। फिर संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी जिसकी आप पेपर देने वाले हैं एमपीपीएससी, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हम इसके बारे में देखेंगे। फिर आता है यहाँ पर नीति आयोग, हम नीति आयोग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन रह चुका है, या फिर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग का जो सीईओ है, सीईओ कौन होता है, या फिर वर्तमान में सीईओ कौन है, या फिर वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य कौन कौन से हैं, आदि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है मानव अधिकार आयोग, कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, उसके कौन कौन से सदस्य होते हैं, या फिर मध्य प्रदेश के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने के कौन कौन से यहाँ पर शर्तें हैं, उनकी कौन कौन सी योग्यताएं हैं, इनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे महिला आयोग के बारे में, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, और इसके साथ ही हम देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। इसके साथ ही हम देखेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग, कौन सा, एसटी एससी आयोग और ओबीसी आयोग, हम इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। एक तो होता है यूपीएससी और एक होता है स्टेट पीएससी, हम इसके बारे में देख लेंगे। और एक होता है यहाँ पर सीएजी के बारे में, तो हम सीएजी के बारे में देखेंगे, सीएजी, ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद आता है नीति आयोग, तो हम क्या कर लेंगे, फिर नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा है नीति आयोग, हम इसके नीति आयोग के बारे में देखेंगे, जो अभी बना था हाल ही फिलहाल में, जैसे मोदी सरकार में इसको बनाया गया योजना आयोग के स्थान पर, तो हम इसको भी बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद सूचना आयोग है, हम इसको भी देखेंगे। और इसके साथ ही सतर्कता आयोग है, इसको भी हम देखेंगे। कौन कौन सा आयोग, सूचना आयोग और सतर्कता आयोग। इसके साथ ही हम देखेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे बहुत ही खास क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। हमने क्या देखा, यूनिट 10 के बारे में। अब आता है यूनिट हमारा जो है, यूनिट हमारा कौन सा है, यूनिट 9 के बारे में। जो हमारा यूनिट है 9, हम इसके बारे में देख लेते हैं। यूनिट 9 के बारे में जो हमारा है यूनिट 9, जो यूनिट 9 में हमारे पास क्या है, यूनिट 9 में हमारे पास है यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिकी है हम इनके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे रोबोटिक्स के बारे में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिकी है हम इसके बारे में देखेंगे। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, हम इसके बारे में देखेंगे। कौन कौन सी, जैसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मतलब यही यहाँ पर यूनिट आ जाती है। इसके बाद हम देखेंगे रोबोटिक्स के बारे में। क्या देखेंगे, रोबोटिक्स के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी एआई के बारे में। एआई के बारे में के बाद हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, मतलब जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं हम इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको याद करने से ज़्यादा समझने से ज़्यादा याद करने पर फोकस करना है। यहाँ पर क्या करना है, समझने से ज़्यादा याद करने पर फोकस करना है। इसके बाद हम देखेंगे ई गवर्नेंस के बारे में। क्या, ई गवर्नेंस के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में देखेंगे। फिर हमारा क्या आता है, ई कॉमर्स के बारे में, ई गवर्नेंस प्लस ई कॉमर्स के बारे में देखेंगे। ई कॉमर्स,
फिर हम देखेंगे यहाँ पर इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस पूरी यूनिट से, यूनिट 9 से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम यूनिट 9 को कुछ इस तरह से कवर करेंगे। तो हमने क्या देखा, यूनिट हमने 1, 3, 5 के बारे में देख लिया, यूनिट 9 और 10 के बारे में देख लिया। अब अगर आता है यूनिट 6, यूनिट 6 में हमारे पास क्या है, पॉलिटी। यूनिट 6 में हमारे पास क्या है, पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम जैसे हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, जैसे हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर आता है हमारे पास यूनिट 7, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। फिर इस तरह से हम अपने MPGK के सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और इसके साथ ही हम MPPSC 2023 के लिए हमारे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम वो वाले टॉपिक कवर कर लेंगे। जैसे हम जानते हैं MPPSC 2023 का जो हमारा पेपर है वो कब होने वाला है, 17 दिसंबर 2023 को, 17 दिसंबर 2023 को होने वाला है। तो जिसके लिए हमारे पास करीब 90 दिन का समय है, 90 दिन का हमारे पास समय है। तो हम अपने तैयारी को कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि हमको यहाँ पर एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित हो सके, एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित हो सके। यदि आप इतना पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन अगर आप कुछ छोड़ कर जाते हैं, यदि आप कुछ छोड़ कर जाते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं और वैकेंसी बहुत कम आती हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? डिप्टी कलेक्टर बनाने वाले हैं, तहसीलदार बनाने वाले हैं, टैक्स कलेक्ट करने वाला बनाने वाले हैं। तो इन सारी सुविधाओं को जब देने वाले हैं, इतने बड़े बड़े पद देने वाले हैं, तो यहाँ पर परीक्षाएं भी इसी प्रकार से कठिन होंगी। यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि MPPSC का हर बार पैटर्न बदल जाता है और यहाँ पर परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका स्तर भी हर प्रकार से बदल जाता है। तो हमें अपने आप को पुराने साल के पेपर से एनालाइज करके फिर हमें क्या करना है, उसको अपने तरीके से सोचकर जो पुराने साल का हमारा ट्रेंड है उसको फॉलो करके और क्या परिवर्तन हो सकता है इसको हम देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और MPPSC 2023 के लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज सेक्शन को हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जैसे यूनिट 1, 3, 5, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7 और 2, 4, 6 हम इस प्रकार से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारा एक आता है यूनिट 8। यूनिट 8 आता है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सामाजिक घटनाएं यानी करंट अफेयर। यूनिट 8 में क्या आता है, यूनिट 8 में आता है हमारे पास, यूनिट 8 में आता है हमारे पास करंट अफेयर। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे। जैसे करंट अफेयर में स्पेशली कौन से देखेंगे, कौन कौन से सम्मेलन होने वाले हैं, या फिर सैन्य अभ्यास में कौन सा देश आ चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस वाला सम्मेलन हुआ था तो भारत में इस सम्मेलन में कौन से देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, या फिर गणतंत्र दिवस में कौन से प्रधानमंत्री को बुलाया गया, या फिर कौन से राष्ट्रपति को यहाँ पर बुलाया गया मेहमान के रूप में। या फिर ऐसा भी आ सकता है, जैसे हम देखते हैं अभी G20 के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, तो G20 से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। G20 के बारे में अभी एक इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, तो हो सकता है आपको कुछ इस प्रकार से फुल फॉर्म पूछ लिए जाएं। तो हमें क्या करना है, इन खास टॉपिक पर बात करेंगे और इसको हम बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारी MPPSC 2023 के लिए बहुत अच्छे तरीके से सफलता सुनिश्चित हो सके। यहाँ पर हमको टारगेट रखना है 80+ क्वेश्चन का। यहाँ पर हमें क्या टारगेट रखना है, 80+ क्वेश्चन का, ताकि हमारे 80 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।